जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे शबनम और सलीम से संबंधित केस और साथ ही साथ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक न्यूज़ है, जबकि यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा, फिर चाहे वो आपका यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या आरओ के साथ साथ पुलिस, एसआई, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, इवन कि सुपर टेट या टीचर के एग्जाम में भी एग्जामिनर क्या करेगा, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा। तो आज की इस चर्चा पे हमारा मुख्य फोकस इस केस पे ना होके राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर होगा, लेकिन थोड़ी सी हम एक नज़र इस पे भी डालते हैं। देखिए, शबनम जो है कि भारत की पहली महिला होंगी आज़ादी के बाद जिनको फांसी पर लटकाया जाएगा। कहाँ लटकाया जा रहा है? तो मथुरा में लटकाया जा रहा है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में एकमात्र जेल है जहाँ पर महिलाओं को फांसी दी जाती है। मथुरा में इस जेल की स्थापना ब्रिटिश शासकों के द्वारा लगभग 150 वर्ष पूर्व की गई थी, जहां पे उन्होंने ये उद्देश्य रखा था कि हम महिलाओं को स्पेशली फांसी मथुरा के ही कारागार में देंगे। तो ब्रिटिश शासन में कितनी फांसी हुई कितनी नहीं उससे नहीं मतलब है, लेकिन पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद जो है कि भारत में पहली महिला बन रही हैं शबनम, जो ऑल ओवर इंडिया पहली महिला होंगी जिनको फांसी दी जा रही है। केस क्या है शबनम का? शबनम अपने ही गांव में रहने वाले सलीम से प्रेम करती थी। और शबनम कहाँ की रहने वाली थी? अमरोहा की थी। ये एक पढ़े लिखे परिवार से शिक्षित थी और ये इन्होंने खुद एमए पास किया था, जबकि सलीम 8वीं पास व्यक्ति था केवल। और सलीम के बहकावे में आके इन्होंने अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी 15 अप्रैल 2008 को। और साथ ही साथ 2008 में जब इन्होंने हत्या की तो 7 सदस्यों में एक छोटा सा इनका भतीजा भी था जो लगभग 10 माह का था। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जो मुख्य रूप से घटना थी। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही जगह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो जो शबनम के जो वकील थे उन्होंने राष्ट्रपति के पास जो है कि मर्सी अपील दायर की आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए। मर्सी मतलब एक दया याचिका कि हमें जो है कि मृत्युदंड से फांसी की सजा को रोक के कोई और जो है कि क्षमा कर दीजिए या सजा दे दीजिए, अर्थात क्षमा याचिका जो है कि दायर की गई। और राष्ट्रपति ने इस पर क्या किया? क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किया। और हम उसी टॉपिक को आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है वो क्षमादान की शक्तियां जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रयोग करता है। और हमारे एग्जाम को भी ध्यान में रख के हमें यह समझना है कि कैसे कैसे जो है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कैसे वो दंड देती है, राष्ट्रपति कैसे क्षमा करता है, राज्यपाल कैसे क्षमा करता है, किन किन विधियों में ये विधि लागू होती, इन सब पे पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, जो शबनम का केस था तो ये तो था 15 अप्रैल 2008 का, जो आजकल बड़ा ही चर्चा में है। तो इससे संबंधित हमें न्यूज़ नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, न कि इन न्यूज़ों को सुनकर जो है कि केवल सुनना है। तो एग्जाम पास करने के लिए हमें ये भी जानना जरूरी होगा। तो देखिए, ये तो थी हमारी घटना, और जहाँ पे सामान्यतः पवन जल्लाद जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी दी थी उन्हीं को बुलाया जा रहा है, और वो मथुरा का दौरा कर चुके हैं, देख चुके हैं जेल में क्या क्या व्यवस्था है क्या क्या नहीं है। बक्सर से रस्सियाँ भी आ गई हैं, जिस बक्सर में रस्सियाँ बनाई जाती हैं किसके लिए? स्पेशली फांसी के लिए। तो शबनम है पहली महिला। चलिए अब हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे हम आते हैं कि राष्ट्रपति जो है कि इस क्षमादान शक्ति का कैसे कैसे प्रयोग करता है और कितनी शक्तियां होती हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की, तो आर्टिकल 72 का प्रयोग करके ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इन 5 क्षमादान शक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, जो कि 5 प्रकार की होती हैं, और यही क्षमादान की शक्तियां 5 प्रकार की राज्यपाल की भी होती है। जो हम प्रोविजन यहां हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे वही सेम राज्यपाल में भी अप्लाई होता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं वहां पे एक छोटा सा अंतर होता है, जिसको हम लेक्चर के लास्ट में हम डील कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्षमादान शक्तियां जो 5 प्रकार की होती हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है, जो हमारे संविधान में वर्णित है, आर्टिकल 72। और साथ ही साथ क्या राष्ट्रपति यह जो शक्तियों का प्रयोग होता है वह स्वविवेक के आधार पर करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं क्या वो स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा नहीं, बल्कि संवैधानिक शक्तियां हैं। और आपको भी पता है कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो भी संवैधानिक शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति या तो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या जो है कि अपने द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की सहायता से करता है, अर्थात वो सरकार की सलाह पे करेगा। और वो सरकार कौन सी होगी?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो प्रमुख होता है वो होता है गृह मंत्रालय, अर्थात जो क्षमादान की जो शक्तियां होती हैं वो गृह मंत्रालय की सलाह पर ही राष्ट्रपति प्रयोग करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं आर्टिकल 72 में वो किसकी सलाह पर होता है, तो आंसर होगा आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगर वहां पे कोई मंत्रालय भी देता है विशेषकर, तो आपका जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की सलाह पर ही जो है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तो था आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि यानी यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो 5 प्रकार की जो इसकी क्षमादान शक्तियां हैं ये कैसे कैसे प्रयोग की जाती हैं, 5 प्रकार की। तो पहले हम बात करेंगे क्षमा पे और लघुकरण पे, फिर परिहार पे, फिर विराम पे और प्रविलंबन पे। अर्थात पहला हो गया पॉर्डन, दूसरा कम्यूटेशन, तीसरा रेमिशन, चौथा रेस्पाइट और पांचवा रिप्राइव। देखिए, क्षमा की जो शक्ति होती है इसी मुद्दे पर या इसी बिंदु पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां अंतरित होती हैं, यानी दोनों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, जबकि चारों बिंदुओं पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान होती हैं। तो देखते हैं पहले पूर्णतः, यानी क्षमा में क्या होता है, राष्ट्रपति को सबसे अधिक यहाँ पे पावर होती है और क्षमा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें पूरी तरीके से राष्ट्रपति क्या करता है, माफ़ कर देता है। किसको, यानी अगर आपका कोई दंड भी है, यानी 5 साल की सज़ा, 6 साल की सज़ा, फांसी की सज़ा या कोई भी सज़ा होती है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और साथ ही साथ बंदीकरण से भी मुक्ति हो जाती है। बंदीकरण का मतलब किसी व्यक्ति को अगर किसी गुनाह के लिए जेल में रखा गया है और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, यानी कि कोई केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, उसके दौरान भी राष्ट्रपति इसको रोक सकता है। अगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अभी मुकदमा साबित नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि जो उसके पास अपील आई है, याचिका आई है, दया याचिका, उसमें अगर उसे लगता है कि नहीं इसको मुक्त कर देना चाहिए, तो तुरंत राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से इसको मुक्त कर देगा और अंडर ट्रायल भी वहीं रुक जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो हमने क्या देखा, पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है, दंड भी समाप्त हो जाएगा और बंदीकरण यानी जेल से भी उसे मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी क्षमा की शक्ति। दूसरी अगर हम बात करेंगे लघुकरण की, यानी कम्यूटेशन, शब्द में ही लिखा हुआ है लघुकरण करना। लघुकरण का मतलब होता है यहाँ पे प्रकृति चेंज की जाती है, न कि समय। कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो हमने समझा क्षमा तो समझ में आ गया कि पूरी तरीके से माफ़ कर देता है। हम बात करेंगे लघुकरण में, इसमें क्या होता है, सामान्यतः इसकी प्रकृति चेंज कर दी जाती है, अर्थात इसमें समय नहीं चेंज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइम, जो टाइम होता है उसको नो चेंज। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा क्षमादान में, कि अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो उसकी प्रकृति चेंज कर देगा कि इसे मृत्युदंड को ख़त्म करके कठोर कारावास दे दिया जाए, या फिर 20 वर्ष के कठोर कारावास को जो है कि 20 वर्ष साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रकृति कठोर से साधारण हो रही है, मृत्युदंड से कठोर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपका समय इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है। मतलब 20 वर्ष की सज़ा को 20 वर्ष ही रखा गया है, लेकिन इसकी प्रकृति को हमने चेंज कर दिया है। तो ये था आपका कम्यूटेशन। अब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, परिहार, फिर विराम और प्रविलंबन। इसका भी हम स्टडी करेंगे और यहीं पे मैं आपको परिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो चलिए मैं इस पे अभी बताता हूं। चलिए नोट करते हैं तब तक हम अगले पॉइंट को। तो देखिए, अभी हमने देखा था कि क्षमा को देख लिया था और परिहार में हमने देखा, लघुकरण में हमने देखा था कि इसका नेचर नहीं चेंज, मतलब नेचर चेंज होता है लेकिन टाइम हमारा चेंज नहीं होता है। अर्थात कि आपके 20 वर्ष के कठोर कारावास को या सजा को 20 वर्ष के साधारण कारावास में चेंज किया जाएगा, अर्थात टाइम में कोई चेंजेस नहीं होगा। 20 वर्ष को 20 वर्ष ही रखा गया है, या फिर मृत्युदंड को हम कठोर कारावास में कर देते हैं। लेकिन चेंज करते हैं तो क्या, केवल प्रकृति की बात करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम परिहार पे आते हैं तो परिहार बहुत ही मिलता जुलता इससे लगता है, लघुकरण या परिहार। और अक्सर आप लोग इसमें गलत कर देते हैं कि परिहार की क्या विशेषता है लघुकरण की। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने बताया कि अगर हम लघुकरण की बात करेंगे तो नेचर चेंज होगा, टाइम नहीं। लेकिन परिहार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेचर चेंज नहीं होगा बल्कि टाइम चेंज हो जाएगा। अर्थात कठोर कारावास को कठोर कारावास ही रखा जाएगा, लेकिन टाइम 15 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 15 वर्ष की सजा को 10 वर्ष कर दीजिए या 20 वर्ष की सजा को 5 वर्ष कर दीजिए, लेकिन कठोर कारावास ही रहेगा। यानी कठोर क्या हो गई, इसकी प्रकृति हो गई जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो ये छोटा सा एक अंतर था परिहार और लघुकरण में, कि परिहार में क्या होता है, नेचर चेंज नहीं होता है, जबकि लघुकरण में नेचर चेंज होता है। और लघुकरण में टाइमिंग जो है कि नहीं चेंज होती है, बल्कि परिहार में टाइमिंग
चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फांसी की सजा पर कौन सी जो है कि क्षमा अप्लाई नहीं होती है, कि अगर राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास जब फांसी की सजा के लिए कोई मर्सी अपील जाती है कि हमें इस पर क्षमा चाहिए, तो कौन सा जो है कि क्षमा की शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन आपके क्षमा होते हैं, लघुकरण होते हैं, परिहार होता है, विराम होता है या प्रविलंबन। तो चारों पांचों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका एक जवाब होगा, वो होगा परिहार। ध्यान दीजिएगा, परिहार की परिहार जो होती है वो सामान्यतः फांसी पे नहीं होती है, फांसी पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप समझते हैं। फांसी क्या है, एक सजा हो गई, यानी क्या प्रकृति चेंज हो रही है, नहीं। अर्थात कि फांसी की सजा तो फांसी की ही सजा रहेगी, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं है। अगर आप टाइमिंग कम करना चाह रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति 5 मिनट में मरेगा। अगर हमने उसका टाइमिंग बढ़ा दिया, 20 मिनट कर दिया, तो क्या वो व्यक्ति 20 मिनट में ही मरेगा? मरना तो उसको 5 ही मिनट में होगा या 2 मिनट में ही मर जाएगा। कहने का मतलब समय को कम करना या अधिक करने से कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा उसकी फांसी पर। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपसे पूछता है कि परिहार जो है कि अर्थात फांसी की सजा पे कौन सी क्षमा नहीं लागू होती, तो वो होती है परिहार, क्योंकि फांसी की प्रकृति फांसी ही रहेगी। अर्थात फांसी की सजा में आप टाइम को कितना भी कम बेसी कर लीजिए, आदमी 1 ही मिनट में निकल जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रुकने का। तो ये एक बेसिक फैक्ट था जो अक्सर किताबों में भी नहीं मिल पाता है, और प्रश्न जब आपके ऐसे आते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये था आपका परिहार और लघुकरण। अगर हम विराम की बात करते हैं, विराम का मतलब होता है सजा को कुछ समय के लिए रोक देना। क्या कर देते हैं, यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे रोकना होगा, ठीक है। यहाँ कम नहीं कहेंगे, यहाँ पे रोकना हो जाएगा। अर्थात कि सजा को किसी विशेष परिस्थिति में रोक दिया जाता है या कम कर देते हैं, वैसे तो रहना चाहिए, रोक दिया जाता है। जैसे विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए कोई शारीरिक अपंगता होने लगती है, या कोई कोरोना का ही मरीज हो गया, आपको किसी जेल में बंद किया गया और वहाँ पे कोरोना का जो है कि डिजीज़ फैल गया, बीमारी आ गई, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सजा के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि पहले उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, जब वो स्वस्थ हो जाता है तो फिर वापस आकर अपनी सजा को पूरा करता है। तो बीच में क्या किया गया, उसकी सजा को रोक दिया गया। या इस तरीके की कोई गर्भवती महिला होती है तो इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें शामिल होते हैं। अब मान लीजिए किसी महिला को सजा दी गई और अचानक जो है कि उसकी डिलीवरी का समय हो गया या 8-9 महीने पूरे हो गए, जब उसको गर्भवती होने के बाद डिलीवरी देनी है बच्चे की, तो ऐसी स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है और डिलीवरी के बाद भी 2 से 3 महीने जब बेड रेस्ट दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो 2-3 महीने होते हैं वो इसकी सजा में रोक दिए जाते हैं और बाद में जब वो स्वस्थ होती है तो अपनी सजा को पूरा करती है। यही केस जो है कि शबनम के साथ भी हुआ था। जब शबनम प्रेग्नेंट थी तो वो जब जेल में थी अपने परिवार की हत्याओं को करने के आरोप में, तो जब वो गर्भवती थी तो ऐसे में उसकी सजा को रोक दिया गया था। तो किसका प्रयोग किया गया था, विराम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया, विराम का प्रयोग। अब हम लास्ट पढ़ेंगे प्रविलंबन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शबनम का केस सबसे अधिक केवल प्रविलंबन से ही जुड़ा हुआ है। यहां तक अभी आपने कहीं भी शबनम के केस को नहीं देखा, प्रविलंबन में ही सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे फांसी की सजा का पूरा प्रावधान आता है। तो इसको जरूर देखिएगा ध्यान से। चलिए हम बात करते हैं प्रविलंबन की जो है कि देखिए, तो हमने पढ़ लिया क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, और अब हम पढ़ेंगे प्रविलंबन, और इसी में हम समझेंगे शबनम का केस कैसे इस से रिलेटेड है। देखिए, प्रविलंबन का जो अर्थ होता है अस्थायी रोक, यानी कि स्टे करना। लेकिन किस पे, ये तो राष्ट्रपति प्रयोग कर रहा है, और किसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका के जो निर्णय आए हुए मृत्युदंड से रिलेटेड, तो उसके निर्णय को रोकने के लिए कर रहा है। लेकिन इसको परमानेंट रोकने की बात नहीं कर रहा है, केवल स्टे कर रहा है, वो भी अस्थायी रोक, यानी कुछ समय के लिए रोकने की बात कर रहा है। जैसे स्पेशली फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए शबनम के केस में जो है कि आज जो है कि अगर हम बात करते हैं 19 फरवरी की, या हम किसी भी केस की बात करें, 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस फला व्यक्ति को या शबनम को फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन उसने डेट जो मुकर्रर की वो की उसने 27 फरवरी को, कि 27 फरवरी को जो है कि शबनम को फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब जो यानी जो वकील है शबनम का, वो क्या देखता है कि 19 तारीख से 27 तारीख के बीच में लगभग मेरे पास जो है कि 7 से 8 दिन का समय है। मैं इस दौरान आर्टिकल 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के सामने एक मर्सी अपील अप्लाई कर देता हूं, यानी दया याचिका। अब दया याचिका होती है तो जब इसे जो 7 दिन का समय होता है, 8 दिन का जो भी समय है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया कि शबनम को फांसी होगी 27 तारीख को, इस बीच में अगर राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील पहुंचती है, यानी शबनम के वकील लेकर पहुंचते हैं, तो उन्होंने क्या किया,
कि राष्ट्रपति को दिया कि भाई हमें चाहिए, माफ़ी चाहिए, क्षमा कर दीजिए, तमाम चीज़ें हैं, तो इस दौरान राष्ट्रपति पूरी फाइल पर क्या करते हैं, विचार करते हैं, पूरे केस की सुनवाई करते हैं, देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति को हम माफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जघन्य अपराध है या सामान्य अपराध है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति प्रविलंबन का प्रयोग करके कहता है कि 27 तारीख को अभी फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी हमारे सामने जो केस आया हुआ है, अभी उस पर पूरा विचार विमर्श हो रहा है, उस पर पूरी तहकीकात की जा रही है कि क्या इसको फांसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया, अस्थायी रोक पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि नहीं फांसी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल अस्थायी रोक लगा के पूरी केस की तहकीकात होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, राष्ट्रपति पूरा उसकी फाइल को चेक करेंगे, अर्थात अपने मंत्रिमंडल के साथ, जिसमें गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और फिर एक निर्णय आता है, यानी प्रविलंबन जब हटा लिया जाता है कि नहीं इस व्यक्ति को माफ कर दिया जाए या इस व्यक्ति को सजा सुना दी जाए, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट की जो डेट होती है, दोबारा एक नई डेट आती है, निर्धारित की जाती है कि भाई इसको 4 मार्च या 5 मार्च को फांसी दी जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, मान लीजिए कि भाई राष्ट्रपति के पास से जो प्रोविजन आया वो हुआ 3 मार्च को फाइनल, 3 मार्च को राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है कि प्रविलंबन हटा लिया गया, अस्थायी रोक हटा ली गई कि अब इसको फांसी दे दीजिए। तो भाई 27 फरवरी तो बीत गया, इसका मतलब अब एक नई डेट होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मान लेता हूं मैं 5 फरवरी की बात करते हैं, तो फिर 5 फरवरी को ही फांसी दी जाएगी। तो ये था आपका प्रविलंबन, यानी शबनम के केस में अभी पूरे भारत में किसी को नहीं पता है कि उसकी फांसी कब होगी, लेकिन फांसी होगी, मथुरा में ही होगी, बक्सर से रस्सी आ गई, सारी व्यवस्था हो गई है। यानी राष्ट्रपति ने प्रविलंबन का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट को डेट निर्धारित करने से रोक दिया है कि किस दिन फांसी होगी। अभी वो डेट नहीं होगी, क्योंकि अभी उसकी मर्सी अपील पर पूरी याचिका चल रही है। लेकिन अंतिम निर्णय ये हुआ कि राष्ट्रपति ने भी इसकी जो अपील थी उसको जो है कि खारिज कर दिया है, और सामान्यतः क्या कहा गया है कि इसको सजा होगी, फांसी की सजा होगी। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि प्रविलंबन जो है कि एक तरीके से अस्थायी रोक होती है। अब यहाँ पे हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में बेसिक अंतर को समझते हैं। आइए जरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर की बात करेंगे, तो अगर आप वन लाइनर एग्जाम पढ़ते हैं, यानी कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ वो तो होती है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, और राज्यपाल की होती है 161 के अंतर्गत। और अगर हम दोनों में बेसिक अंतर की बात करेंगे तो देखिए लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, ये चारों ही बिंदुओं पे समान शक्तियां हैं, लेकिन सबसे अंतर आता है केवल क्षमा पे, यानी फांसी की सजा पर जो है कि राष्ट्रपति तो माफ़ी दे सकता है, पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को कोई भी जो है कि शक्ति नहीं है कि वो माफ़ी नहीं कर सकता, नो माफ़ी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राज्य के किसी कानून के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा उसे फांसी दी गई किसी व्यक्ति को, तो वो इस विचार पे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार कर सकता है, यानी पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं करेगा। दोनों में अंतर है भाई। स्थगित करने का मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन माफी को पूरी तरीके से यानी कि क्षमा नहीं कर सकता मृत्युदंड को, और साथ ही साथ पुनर्विचार करवा सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं करेगा। अर्थात मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। तो ये एक पहलू था जहां पर राज्यपाल कमजोर हो जाता है। दूसरी देखेंगे सैन्य न्यायालय, यानी मार्शल कोर्ट। अगर आर्मी की जो कोर्ट होती है यानी सैन्य न्यायालय, उसके द्वारा अगर कहा जाता है कि आपने अपने सीनियर अधिकारी से या जनरल से या जो है कि सूबेदार से या आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, तो आपके ऊपर 10 साल की सजा दी जाती है या 5 साल के लिए आपको बाहर कर दिया जाता है, तमाम चीज़। तो ऐसे मार्शल कोर्ट पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपनी जो है कि माफ़ी दे सकता है, क्षमादान का प्रयोग कर सकता है, जबकि राज्यपाल जो है कि नहीं कर सकता, कोई पावर नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का जो है कि सर्वोच्च सेनापति कहलाता है, इसीलिए उसको शक्ति होती है कि सैन्य न्यायालय के निर्णयों को जो है कि पलट सके या उसमें माफी दे सके, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है आपके सामने। क्या मुद्दा आता है कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा दी गई जो क्षमादान की शक्ति है, क्या उसका भी न्यायिक समीक्षा होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे कि क्या होता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पे कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, बशर्ते वो जो है कि किसी कदाचार या दुर्भावना से नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति ने जो है कि जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया है वो संवैधानिक और नैतिक प्रावधानों के अंतर्गत ही किया हो, तो एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और इसी के साथ साथ तो ये तो समझा आपने न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, और दूसरी चीज, अगर
राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि पहली अपील जो आई थी, अगर उसको कैंसिल कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है तो उसी से संबंधित सेम मुद्दे पर दोबारा कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। यानी एक बार अगर शबनम के केस पे मर्सी अपील उस वकील ने दे दी है, तो अगर वो अपील जो है कि खारिज कर दी गई है तो दोबारा जो है कि उस वकील के द्वारा या किसी के द्वारा भी शबनम केस पे क्षमादान के लिए दोबारा कोई भी अपील नहीं दायर की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो एक एक लाइन में मैं बता रहा हूं, यहां से ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं सीधे एक छोटे से वर्ड को बदल के, और आपके आंसर अक्सर गलत हो जाते हैं न जानने की वजह से। दूसरा मैंने बताया कि राष्ट्रपति ये जो क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर करता है, उसके परामर्श के अनुसार करता है, जिसमें गृह मंत्रालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, राष्ट्रपति ने जो भी आदेश दिया हो, यानी कि सजा को माफ कर देना है या सजा बरकरार रहेगी, ये जो भी आदेश दिया हो इसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि ऐसा राष्ट्रपति ने क्यों किया। यानी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ऐसा अपने आदेश के लिए क्या कारण था ये किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं है कि मैंने उसकी सजा को माफ किया तो क्यों किया, या उसकी सजा को बनाए रखा तो क्यों रखा। यानी ये 3-4 पहलू हैं जहां पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 प्रश्न आपने क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ा आपने कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर यानी उसके परामर्श के अंतर्गत ही जो है कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया जाता है, अगर एक याचिका खारिज कर दी गई तो दोबारा उस पर याचिका नहीं आएगी। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो भी उसने निर्णय दिया है, आदेश दिया है, उसके कारण बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये था आज का सार, आज की क्लास का यही सार था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।